हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक तरह से कहा जाए तो टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग ये देखे थे कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तरह से चैप्टर का ओवरव्यू था वो। आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, इस बात को सबसे पहले शो किए थे जे थॉमसन। फिर उनके बाद प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ और वो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए। फिर न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ, चैडविक किए। न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ एटम के अंदर। ये सारा खोज के बाद ये बात पता चला कि एटम अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। एटम स्टिल कंटेन सम स्मॉलर पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर कैसे पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बोला गया एटम के अंदर वो प्रेजेंट है। आज के समय में हम लोग को एटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा जूनियर क्लास से कि एटम स्फेरिकल होता है। भले ही वो आज स्फेरिकल हो या नहीं हो अलग बात, लेकिन एटम स्फेरिकल होता है। उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये बेसिक नॉलेज हम लोग को जूनियर क्लास से मिल चुका है। एक एटम का आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। जब हम एनर्जी बाहर से एक एटम को देते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ के भाग जाता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकल गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब एटम को जब आयोनाइज करना है, मॉलिक्यूल को जब आयोनाइज करना है, तो बाहर से हमको प्रोवाइड करना होगा क्या, एनर्जी, और वो एनर्जी के चलते वो एटम आयोनाइज होगा। ऐसा ही कुछ आयोनाइजेशन से रिलेटेड बात इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग करने जा रहे हैं। तो टॉपिक होने जा रहा है हम लोग का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। टॉपिक होने जा रहा है हम लोग का क्या, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। टॉपिक इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर खोज हुआ। सीआरटी एक्सपेरिमेंट, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। CRT, C stands for cathode, R for rays and T कहने का मतलब हो गया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रा कर ले। और ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो बहुत सिंपल, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक हार्ड ग्लास का बना हुआ ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, एक हार्ड ग्लास का बना हुआ ट्यूब को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब हम बना दिए। डिस्चार्ज ट्यूब में यहां से एक वैक्यूम पंप लगा दिए। वैक्यूम पंप क्या है इस बात को हम लोग समझेंगे। वैक्यूम पंप क्या है इस बात को हम लोग समझेंगे। यहां से एयर आउट हो रहा है, ठीक है, गैस जो है आउट हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे वैक्यूम पंप। ये गैस को इस ट्यूब से बाहर खींचे जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिए, दूसरा इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे लगा दिए। दो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उस दोनों इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं जो जे थॉमसन आज से लगभग हजारों साल पहले किए हैं। 1800 AD के आसपास ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज उसको प्रोवाइड करेंगे और ये सर्किट हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है वो लगभग 10 के वोल्ट होगा। 10 किलो वोल्ट। 10 किलो वोल्ट का मतलब 10,000 वोल्ट या उससे ज्यादा वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय एक्सपेरिमेंट हुआ था उस समय इसके अंदर का जो प्रेशर था
वो 10 टू द पावर -5 पास्कल था। इसके अंदर का प्रेशर कितना था? 10 टू द पावर -5 पास्कल के आसपास था। वोल्टेज 10,000 वोल्ट या उससे ज्यादा ही कहिए, ये वोल्टेज था। अगर ये वाला एंड ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल था और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड। तो एक जगह कैथोड और दूसरा जगह हम लोग को क्या मिला? एनोड। कैथोड एंड एनोड। अब ध्यान से देखना है कि इसके अंदर गैसेस फील्ड है, इसके अंदर गैसेस एक लो प्रेशर फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब ये वोल्टेज अप्लाई किया गया, सबसे पहले प्रेशर को कम नहीं किया गया था, प्रेशर जो एज इट इज था वो है। अभी अगर यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात करें अर्थ के सरफेस पे, तो वो प्रेशर 1 atm होता है। वो 1 atm से 10 टू द पावर -5 पास्कल कर दिया गया। 10 टू द पावर -5 का मतलब ये हो गया कि अभी अर्थ के सरफेस पे 1 atm का मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 10 टू द पावर -5 पास्कल जो है वो आया कहां से? 10 टू द पावर 5 पास्कल से। ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इतना ज्यादा प्रेशर को रिड्यूस किया गया। प्रेशर इसलिए रिड्यूस किया गया क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा रहता है तो गैसेस मॉलिक्यूल नजदीक होगा, आयोनाइज करने के लिए एनर्जी थोड़ा रिक्वायरमेंट ज्यादा होता, वो हम बाद में थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया, वोल्टेज 10 किलो वोल्ट से ज्यादा अप्लाई किया गया। यहाँ पे क्या है कि इसके इस वाले पोर्शन में फॉस्फोरेसेंट लेयर है, इस वाले पोर्शन में जिंक सल्फाइड है। क्या है? जिंक सल्फाइड का लेयर है। जिंक सल्फाइड क्या है? फॉस्फो RESCENT फॉस्फोरेसेंट लेयर है। ये ग्लो करता है, ग्लो व्हेन पार्टिकल्स स्ट्राइक। जब इस पे पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? लाइट प्रोड्यूस होगा, वो ग्लो करेगा। तो ग्लो करेगा जिंक सल्फाइड कब? जब उससे कुछ टकराएगा तब ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है उस चीज को ध्यान से देखा जाए कि अब यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज 10 किलो वोल्ट या उससे ज्यादा अप्लाई किया गया तो यहाँ पे ग्लो करना शुरू हो गया, फ्लैशेस ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे फ्लैशेस ऑब्जर्व हुआ तो ऐसा लगा कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड, कुछ आ रहा है कैथोड के साइड से, कैथोड के साइड से कुछ आ रहा है। तभी तो लाइट प्रोड्यूस हुआ। कहाँ पे? जिंक सल्फाइड के सरफेस पे लाइट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो इधर से उधर जा रहा है, कैथोड के तरफ से आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? कैथोड रे बोल दिए। इसको हम लोग क्या बोल दिए? कैथोड रे बोल दिए। तो कैथोड रे इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये रे कैथोड के तरफ से आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस नहीं हुआ, कैथोड के तरफ से सिर्फ आ रहा है। अब ये प्रोडक्शन हुआ कैसे, इस चीज को समझेंगे। हम क्या बोले कि इससे कुछ अगर टकराया जिंक सल्फाइड से तो लाइट प्रोड्यूस होगा। वो क्या टकराया? तो पार्टिकल्स टकराना चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स टकराना चाहिए। एक्चुअल इसके अंदर क्या हुआ था उस चीज को जानेंगे, और फिर ये कैथोड रे का प्रॉपर्टीज क्या है उस चीज को जाने। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू आगे बढ़ते हैं। किसके थ्रू बढ़ते हैं आगे? प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स। टारगेट क्या हम लोग का? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैथोड रे पे चार्ज प्रेजेंट होता है। कैसे पता चला? तो आप प्लेट लगाइए, इलेक्ट्रिक प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाइए। अगर यहाँ पे हम एक नेगेटिव प्लेट लगा दिए और यहाँ पे हम लोग एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिए, तो जैसे ही पॉजिटिव प्लेट लगाए तो ये इधर से बेंड होना स्टार्ट हो गया, ये इधर से बेंड होना स्टार्ट हो गया। तो बेंड किधर हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो पॉजिटिव प्लेट की ओर बेंड होने से कैथोड रे पे हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है।
दूसरा कैथोड रे कंसिस्ट पार्टिकल, पार्टिकल इसमें प्रेजेंस है, कंसिस्ट पार्टिकल, इसमें पार्टिकल प्रेजेंट है। ये कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला कि जब इसके अंदर एक लाइट व्हील को प्लेस किया गया, लाइट व्हील को जब प्लेस किया गया तो वो रोटेट करना शुरू हो गया। लाइट व्हील कैसे रोटेट होना शुरू हो गया? किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो गया। वो रोटेशन जो हुआ उससे पता चला कि कहीं ना कहीं उसके ब्लेड पे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है और उस पार्टिकल के पास जो अपना काइनेटिक एनर्जी था कॉलिजन के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स is transferred to the blade of light wheel so that they start revolving। वो रोटेट करना शुरू कर दिया जिससे ये पता चला कि कैथोड रे में पार्टिकल है और उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, उस पार्टिकल का अपना मास है, काफी हाई स्पीड से ये मूव करता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी, रफली नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें पेनिट्रेटिंग पावर देखा गया, पेनिट्रेटिंग पावर, ये पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, ये पेनिट्रेट कर सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड होता है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट को ले गए तो भी इसमें डेविएशन देखा गया, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आयोनाइजिंग इन नेचर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि ये कैथोड रे जो होगा एक्सरे प्रोड्यूस करेगा, आयोनाइजिंग के बाद हम बाद में करेंगे, एक्सरे प्रोड्यूस्ड व्हेन इट स्ट्राइक्स, है ना, एक्सरे प्रोड्यूस्ड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। मेटल सरफेस पे जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सरे। तो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रे का है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये सारा कौन बताए थे? जे थॉमसन अपने एक्सपेरिमेंट करते वक्त बताए थे कि ये सारा चीज हमको ऑब्जर्व हो रहा है। अब ये सारा चीज ऑब्जर्व हो रहा है तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद की बात क्या है, वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर अगर ये कैथोड रे पार्टिकल कंटेनिंग है तो उस पार्टिकल में दो चीज होगा। वो पार्टिकल में दो चीज होगा, पहला तो चार्ज और दूसरा उसमें क्या होगा? मास। एक चार्ज होगा, दूसरा मास होगा। दो चीज वहां पे होना कंपलसरी है अगर कैथोड रे में पार्टिकल है, चार्ज और मास। जे थॉमसन का टारगेट ये है कि उस पे कितना चार्ज और उस पे कितना मास ये कैलकुलेट कर ले। लेकिन ये काफी डिफिकल्ट था कि चार्ज और मास को डिसाइड करना, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली, मैथमेटिकली और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अप्लाई करते हुए चार्ज और मास का रेशियो डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो डिटरमाइन किए और वो रेशियो का वैल्यू जो आया वो गैस बदलने पर, कैथोड एनोड के मटेरियल को चेंज करने पे कभी नहीं बदला। मतलब वो चार्ज टू मास रेशियो गैस के नेचर पे डिपेंड करता हुआ नहीं दिख रहा था, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करता हुआ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चार्ज टू मास रेशियो है, वो जो पार्टिकल का बात कर रहा है, वो पार्टिकल कॉमन है, यूनिक है, हर एक गैस में प्रेजेंट होता है। बाद में उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। लेकिन यहाँ पे ये पार्टिकल आया कहाँ से, इस चीज को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि पार्टिकल आया कहाँ से। वो पार्टिकल कैथोड से प्रोड्यूस हुआ या गैस से प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो कैथोड रे पार्टिकल्स जो है, कैथोड रे पार्टिकल्स जो है, कैथोड रे पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है। आज के समय में जो हम लोग जान रहे हैं इस चीज को, कैथोड रे पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऑब्टेन्ड कैसे हुआ? तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैस। ठीक है, ऑन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन गैस का हुआ तब मिला हमको। ठीक है, अब ऐसे करके समझिए कि अगर हाइड्रोजन गैस था, कौन सा गैस था उसमें? हाइड्रोजन गैस।
तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से था, हाइड्रोजन एटम में चेंज हुआ, इस एटम का आयोनाइजेशन हो गया। क्यों आयोनाइजेशन हुआ? आयोनाइजेशन का मतलब हुआ इससे इलेक्ट्रॉन हटाना, और इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। दे ही तो रहा है यहाँ पे वोल्टेज 10 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 10,000 वोल्ट से ज्यादा। आयोनाइजेशन कहाँ से आया? तो 10 किलो वोल्ट दिए, अब यहाँ से हाइड्रोजन किसमें बदल गया? H+ में, और एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया। सपोज मेरे पास ऑक्सीजन होता तो ये ऑक्सीजन चेंज होता है ऐसे करके, 10 किलो वोल्ट या उससे ज्यादा में आयोनाइज कर जाता, ऑक्सीजन पे साइन प्लस आ जाता, इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता। अगर मेरे पास क्लोरीन होता ClCl तो यहाँ पे Cl एटम हो जाता, आयोनाइज होता, Cl पे प्लस हो जाता, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो आयंस बन रहा है कैथोड रे पार्टिकल्स ये है, ये तीनों क्या है? कैथोड रे पार्टिकल्स। ये कहाँ से जनरेट हुआ? तो ऑब्टेन फ्रॉम गैस आफ्टर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के बाद हमको ये मिला है। अब यहाँ पे ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन बोला गया स्टोनी के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे स्टोनी, वो इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट के पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता है किसी कंडक्टर के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। स्टोनी नाम दिए थे इलेक्ट्रॉन उसका, बाद में इस कैथोड रे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। चलिए, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन के बाद दो तरह का पार्टिकल दिख रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ध्यान से देखेंगे, इस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। क्या ये नेगेटिव प्लेट अपने से इलेक्ट्रॉन को अपने पे चिपका सकता है? कभी नहीं, इसको दूर भगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा, लेकिन प्लस वाला चार्ज इधर आएगा। कैथोड पे चार्ज कैसा बोलेंगे? कैथोड पे चार्ज कैसा है? तो कैथोड पे चार्ज माइनस, एनोड पे चार्ज कैसा है? प्लस। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इससे दूर भागेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आएगा। ठीक है, बाद में पॉजिटिव चार्ज के मोशन को ऑब्जर्व किए थे गोल्डस्टीन, यहाँ पे जे थॉमसन इस साइड लगा है जिंक सल्फाइड, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा रहा है कैथोड के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराया और ग्लो कर दिया। ठीक है, तो ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स है वो कहां से आया? गैस के आयोनाइजेशन से आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है किसी का भी हो, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, किसी भी एलिमेंट का हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता, उसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता। और यही कारण अभी जस्ट हम बोले कि जे थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो चार्ज और मास का रेशियो नहीं बदला, चार्ज और मास का रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आया, गैस जितना भी बदल ले नहीं बदला, एनोड कैथोड का मटेरियल जितना भी बदल ले, चार्ज और मास का रेशियो नहीं बदले। क्यों बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से ऑब्टेन करो, किसी भी गैस के आयोनाइजेशन से ऑब्टेन करो इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे पार्टिकल, वो तो यूनिक है, सब में एक जैसा, उसका चार्ज फिक्स है, उसका मास फिक्स है, इसलिए रेशियो भी बदलने वाला नहीं है। जबकि चार्ज टू मास रेशियो ये जो था, ये क्या बनाया था? एनोड रे, जो अगले एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे ये बनाएगा एनोड रे, और ये बनाएगा क्या? कैथोड रे। हम इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। ये क्या बनाएगा बताएंगे? ये बना रहा है कैथोड रे, ये बना रहा है कैथोड रे बना रहा है, और ये क्या बना रहा है? ये वाला जो है एनोड रे बना रहा है। एक कैथोड रे बना रहा है, दूसरा एनोड रे बना रहा है। ध्यान से देखेंगे, एनोड रे पे चार्ज, एनोड रे पार्टिकल पे चार्ज तो सेम है लेकिन मास अलग अलग है। इसलिए जब एक्सपेरिमेंट एनोड रेस पे किया गया था और चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया था तो वो बार बार गैस बदलने से डिफर कर रहा था। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन के केस में, कैथोड रे के केस में चार्ज टू मास रेशियो एकदम से कांस्टेंट था, नहीं बदल रहा था, जो चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे चार्ज और मास का रेशियो डिटरमाइन हुआ था, कैसे चार्ज और मास का रेशियो का डिटरमिनेशन हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में। जे थॉमसन किस तरीके से चार्ज और मास का रेशियो को डिसाइड कर पाए थे। तो इसके लिए हमको इस तरीके से समझना होगा कि अगर सपोज करो ये कैथोड रे इधर से इधर मूव कर रहा है, ये कौन सा रे है? कैथोड रे। ये कैथोड रे इधर से इधर मूव कर रहा है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट लगा दिए, तो जैसे ही पॉजिटिव प्लेट लगाया तो कैथोड रे यहाँ से बेंड करके क्या चला गया? उधर चला गया। अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या लगा दिए? मैग्नेटिक फील्ड। ये हम मैग्नेट रख दिए, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये देखा गया कि ये मुड़ गया इधर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड। 10th स्टैंडर्ड से अगर बच्चा 11th में आता है तो उस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया होता है, फिजिक्स में वो पढ़े हुए होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सा चीज है कि एक मैग्नेट के अराउंड, एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के अराउंड का वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी सिंपल, एक स्टैटिक चार्ज या एक मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, एक रीजन है जहां पे दूसरा चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के चलते नीचे। अब ये ऊपर गया तो एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर क्यों, और वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते लगने वाला फोर्स। और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स को इक्वल कर दिया जाए, एडजस्ट करते 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 इक्वल कर दिया जाए, तो ऐसा देखा गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चला गया। तो यहाँ एक जिंक सल्फाइड का लेयर है, ध्यान से, ये लेयर किसका है, जिंक सल्फाइड। इसके वैल्यू और इसके वैल्यू को कंट्रोल करना शुरू किए, इस दोनों के वैल्यू को कंट्रोल करना शुरू किए, करते 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 एकदम इससे स्ट्रेट लाइन पे जिंक सल्फाइड है। जैसे यहाँ पे फ्लैशेस मिला तो वो जो वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रीड किया गया, और वो दोनों वैल्यू क्या होगा, उस दोनों वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से लगने वाला फोर्स को इक्वल कर दिए। अब जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स होता है Fe=Q E, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला होता है Q×V×B। और ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज इनटू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी, Q क्या बताएंगे, चार्ज, V क्या है, वेलोसिटी, और B क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड, और Q क्या है, चार्ज, और ये फोर्स है। दोनों इक्वल हो गया। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, QE इज इक्वल टू Q×V×B लिख सकते हैं। अगर देखा जाए Q से Q कट गया, Q से Q कट गया, तो अभी तक मेरे पास जो रफली आइडिया है वो E इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है, और यहाँ पे अगर रेडियस r है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m मास वाला कोई पार्टिकल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, mv²/r भी लिखेंगे, और mv²/r v की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, Q×V×B इज इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ से देखिए v से स्क्वायर कट गया और Q अपॉन क्या लिख देंगे, m। Q m को इधर ले आए और b को इधर भेज रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, तो v/b/r है ना। और Q को हम लोग चार्ज बोल रहे हैं, m को बोल रहे हैं मास। ये किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज और मास का रेशियो v/br। अब यहाँ से देखिए v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं E/b। तो v को हम लोग लिख दे रहे हैं E/b²r। तो ओवरऑल मेरे पास जो रिलेशन आया हुआ है Q/m, जिसको E/m से बुक में लिखता है, E मीन्स चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पे, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, E/b²/r। चलिए अब यहां से देखिए कि ये जो रेशियो निकल के आया E/m इज इक्वल्स टू E/b²/r। बताइए क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये पता चल जाएगा। जो सर्कुलर पाथ पे गया उसका रेडियस पता चल जाएगा। ये रेडियस कैसे बनेगा, जैसे यहाँ से ऐसे बेंड किया तो निश्चित रूप से अगर ये बेंड किया, इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, वो रेडियस मतलब एक्सपेरिमेंट के हेल्प से क्या कैलकुलेट किया गया, E, क्या कैलकुलेट किया गया B, और क्या कैलकुलेट किया गया R, और इस फार्मूला से E/m निकाला गया। अब E/m निकाल लिया गया, E/m निकाला किसी पर्टिकुलर गैस का यूज करके,
फिर दूसरा गैस बदले, तीसरा गैस लाए, चौथा गैस लाए, दुनिया भर का गैस लाते गए, कैथोड एनोड के मटेरियल को बदलते गए, वोल्टेज थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते गए, सब कुछ करते गए, बट एक चीज कभी कुछ नहीं हुआ और वो था चार्ज और मास का रेशियो का वैल्यू, ये नहीं बदला। अब जे थॉमसन अगर देख रहे हैं कि चार्ज और मास का रेशियो बदल ही नहीं रहा, गैस को बदलते जा रहे हैं, एनोड कैथोड को बदलते जा रहे हैं, चार्ज और मास का रेशियो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल दिख रहा है हमको, ये पार्टिकल हर एक मैटर में प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ये पार्टिकल क्या है? हर एक मैटर में प्रेजेंट है, और अगर वो हर एक मैटर में प्रेजेंट है तो वो आइडेंटिकल भी है। किसी भी मैटर का वो पार्टिकल, कैथोड रे पार्टिकल आइडेंटिकल है, कॉमन है, बिकॉज चार्ज टू मास रेशियो कॉमन, तो पार्टिकल भी सेम। मींस हर एक मटेरियल में जो कैथोड रे पार्टिकल जिसको स्टोनी इलेक्ट्रॉन बोले, वो इलेक्ट्रॉन कॉमन है सब में। गोल्ड का इलेक्ट्रॉन वैसा ही है जैसा लोहा का इलेक्ट्रॉन, सोना इलेक्ट्रॉन और गोल्ड का, ये लोहा का इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, 100% कोई डिफरेंस नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू 1.77 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। एक्सपेरिमेंट से कितना आया बताएंगे? 1.77 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो चार्ज और मास का रेशियो आया, ठीक है। अब चार्ज और मास का रेशियो के बाद इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज कर लिया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास का रेशियो जरूर आ गया। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज और इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन के खोज होने के बाद, है ना, R.A. मिलिकन चार्ज का बताया कि कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टॉपिक कर रहे हैं अब? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन बताए? R.A. मिलिकन। किस वाले एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जरा ध्यान से देखेंगे। ये एक ट्यूब है और यहाँ पे एक्सरे भेजा जा रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे एक इस तरीके का प्लेट लगा हुआ है और यहाँ भी एक तरह का प्लेट लगा हुआ है। एक बहुत ही छोटा सा होल है यहाँ पे, और यहाँ भी बहुत सा छोटा सा होल है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक प्लेट। और ये इलेक्ट्रिक प्लेट नेगेटिव चार्ज का है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है इस बात को समझना है, और हम लोग इसलिए भी इसको समझ रहे हैं कि हमको बस मतलब है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है। क्वांटाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब यहाँ पे ऑयल का ड्रॉपलेट आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑयल ड्रॉपलेट। कौन कर रहा है? एटोमाइजर, जो ऑयल के ड्रॉपलेट को बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में स्प्लिट कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन ऑयल के ड्रॉपलेट को फाइन पार्टिकल्स में स्प्लिट कर दे रहा है। कौन? एटोमाइजर। और वो ड्रॉपलेट इस प्लेट के थ्रू नीचे आ रहा है। जरा ध्यान से, ये एक्सरे जो गया यहाँ पे आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया? आयोनाइज्ड गैस। तो गैस जो आयोनाइज हुआ वो, जैसे मान लिया जाए ये मेरा पास ऑयल का ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये क्या है बताएंगे? ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल ड्रॉपलेट एक्सरे के चलते जो गैस आयोनाइज हुआ उसके चलते इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इस ऑयल ड्रॉपलेट पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव। ग्रेविटी के चलते ये तो नीचे जा रहा था, तो ये हम बोल दिए फोर्स बाय ग्रेविटी, ये उसके चलते नीचे जा रहा है। लेकिन ये जो नेगेटिव प्लेट है इसके वैल्यू को इस तरीके से मेंटेन किया कि ये जो फोर्स ऊपर की ओर लगाया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे फोर्स लगा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर से नीचे गिरने वाले ऑयल ड्रॉपलेट पे फोर्स लगा रहा था। और एक समय आया कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटी वाला फोर्स इक्वल हो गया तो ये ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो गया, ठीक है।
रेस्ट में आ गया, रेस्ट में इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉपलेट है वो रेस्ट में आ गया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट से ये वाला वैल्यू पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे क्यू ई के जगह पे तो हम लोग लिखें फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक ग्रेविटी के चलते क्या लिखेंगे एम इंटू जी, एम इंटू जी। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखा जाए, एक्सपेरिमेंट से ये सारा चीज बार बार डिटरमाइन हो रहा था, लेकिन क्यू भी डिटरमाइन हो रहा था, और क्यू जो आया ऑलवेज मल्टीपल होल नंबर मल्टीपल, always multiple of some fixed value that is 1.602 into 10 to the power minus 19 का होल नंबर मल्टीपल आ रहा था। कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लिया यार मिलिकन, हमेशा इसी का मल्टीपल में चार्ज आ रहा था। किसके मल्टीपल में? 1.602 के मल्टीपल में चार्ज आ रहा था। 1.602 into 10 to the power minus 19। इसका मतलब ये जो चार्ज है, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब ओवरऑल किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? n इंटू ई। अगर n पार्टिकल्स उसमें है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई। तो ये जो है ये पता चला यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट चार्ज कितना संभव है, तो 1.602 10 टू द पावर माइनस 19। और ये चार्ज किस पे होता है? तो ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का खोज हो गया, और वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अब चूंकि चार्ज और मास का रेशियो पता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास डिसाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। हम लोग को अब यहां से डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रॉन का मास, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन क्या बताया? तो जे थॉमसन बताया E बाय m का वैल्यू वो आया 1.77 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये कौन बताए? जे थॉमसन। और E का वैल्यू बताया गया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये कौन बताए? R.A. मिलिकन। अब बताइए मास कौन बताएगा? तो बताइए, बोलिए हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो E बाय m में वैल्यू पुट करिए, E अपॉन m इज इक्वल्स टू 1.77 10 टू द पावर 11, और E का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन क्या लिखोगे? m इज इक्वल्स टू 1.77 10 टू द पावर 11। और इस तरीके से मास जो आया वो आया 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और ये है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब अपना स्पीड बढ़ाएगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, तो उसका मास बदलेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में आप पढ़ेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का स्पीड बदलने से उसका मास बदलता है, किसी भी पार्टिकल का स्पीड बदलने से उसका मास चेंज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये रेस्ट मास है विच इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और E बाय m का वैल्यू कितना? 1.77 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। क्या अभी तक हम लोग ऑब्जर्व किए चार्ज टू मास रेशियो विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। It is property of each and every matter. That means this particle, cathode ray particles, is common to all particles, and it will never change. It is always identical because of same value of charge to mass ratio. Because of same value of charge to mass ratio, ये बदल नहीं रहा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ? एटम के अंदर। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन का नाम, कैथोड रे पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कौन बोले?
जी जे स्टोनी, और ये स्टोनी इसका नाम इलेक्ट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ही समय पहले दिए थे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिसाइड हो पाया कि वो पार्टिकल, एनोड रे पार्टिकल्स जो है वो क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, तभी जाके हम लोग का वो पॉइंट क्लियर हो पाएगा।